ब्रेग्जिट में क्या हुआ, ब्रेग्जिट के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ब्रेग्जिट के पीछे क्या रीजंस थी, ब्रेग्जिट के ट्रिगर्स क्या थे, ये सब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपने लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि ब्रेग्जिट जब पिछले 3 साल पहले जब ब्रेग्जिट का रेफरेंडम हुआ, तो उसके बाद जो है वो विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2017 से। नेगोशिएशंस के ऊपर हमने डेडलॉक देखा। यूके में हमने इंटरनल पॉलिटिकल चेंजेस देखी। थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, ये रेफरेंडम हुआ जून 2016 में। तकरीबन 51.9% तक 52% लोगों ने वोट किया कि हमने यूरोपीय यूनियन को छोड़ना है। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मार्च 2017 में कि हम फॉर्मली यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं, और विड्रॉल प्रोसेस जो कंप्लीट होगा वो होगा 31 जनवरी 2020। यानी कि ये डेट करीब आती जा रही है, और ये आपके सीएसएस के एग्जाम से पहले ये डेट आ जाएगी। अगर आप रेफरेंडम को देखें तो रेफरेंडम में ऑप्शन ये दिया गया था कि आप चूज करें कि रादर आप जो है वो यू वांट टू रिमेन अ मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन, या फिर आप यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं। ये जब आवाम से पूछा गया तो आवाम ने रेफरेंडम में 52% ने वोट किया कि हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे जो लीगल एस्पेक्ट्स थे उनके ऊपर मैं बात करूंगा। इससे पहले कि मैं ओवरऑल लार्जर स्पेक्ट्रम में आपको बताऊं कि जो यूके के लोग हैं वो क्यों यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको पता है ये ओईसीडी के मेनली जो कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के, वो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज और दुनिया के मोस्ट प्रॉस्परस नेशंस जो है वो यूरोपीय यूनियन में हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा करेंगे जो लिस्बन ट्रीटी है, जो कि यूरोपीय यूनियन की इंटीग्रेशन की बुनियाद है, इस ट्रीटी का आर्टिकल 50 ऑप्शन देता है किसी भी मेंबर स्टेट को कि वो विड्रॉ कर सकती है फ्रॉम यूनियन इन अकॉर्डेंस विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी मेंबर स्टेट का डिसीजन कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूके की, तो यूके का प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के थ्रू, हो सकता है पार्लियामेंट कर सकती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर इसमें जो है वो कंसल्टेशन जो है वो डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन जो है वो बहुत जरूरी है। डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन इसलिए जरूरी है, ये मसला हमें स्कॉटलैंड के केस में और नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में नजर आ रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डेलिब्रेशंस के ऊपर हम करेंगे। जो आर्टिकल 50 है तो वो किसी भी लिस्बन ट्रीटी का आर्टिकल 50 किसी भी मेंबर स्टेट को यूरोपीय यूनियन से विड्रॉल का ऑप्शन देता है, यानी तलाक देने का ऑप्शन जो है वो देता है। अब सवाल ये है कि क्या यूरोपीय यूनियन ने यूके को तलाक दी या फिर यूके ने यूरोपीय यूनियन को तलाक दी, बात एक ही है। लेकिन ये एक रिकग्नाइज्ड फैक्ट है अब कि यूके जो है, जो ग्लोबलाइजेशन का ग्लोबल मार्च है, उससे विड्रॉ कर रहा है, उससे रिट्रीट कर रहा है। आई थिंक यूके ये कह रहा है कि वी हैव हैड एनफ ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन एंड दिस इंटीग्रेशन बिजनेस। अब आर्टिकल 52 फर्दर जब कोई स्टेट डिसीजन करती है तो आर्टिकल 52 ऑप्शन देता है कि जब आर्टिकल 51 आप ट्रिगर कर दें तो फिर क्या होना है। गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द यूरोपियन काउंसिल यूनियन शैल नेगोशिएट एंड कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद दैट स्टेट। जो स्टेट विड्रॉल के लिए ऑप्शन करे, यूरोपियन काउंसिल की रिकमेंडेशंस की गाइडलाइंस की बेस के ऊपर जो यूनियन है, यूरोपीय यूनियन, उसको नेगोशिएट करेगी और कंक्लूड करेगी एक विड्रॉल एग्रीमेंट विद द विड्रॉइंग स्टेट, जो इस केस में यूके है, सेटिंग आउट द अरेंजमेंट्स फॉर इट्स विड्रॉल, उसके विड्रॉल की कंडीशंस सेट करते हुए, टेकिंग अकाउंट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर इट्स फ्यूचर रिलेशनशिप्स विद द यूनियन, कि फ्यूचर रिलेशनशिप उसका यूरोपीय यूनियन के साथ क्या होगा, यानी ट्रीटी ऑन फंक्शंस ऑफ यूरोपीय यूनियन जो है उसमें उस स्टेट का क्या रोल होगा, उसके साथ बजटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल होगा, कॉमन फॉरेन और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी में उसका क्या रोल होगा, वो कितना पैसा देगी, कस्टम्स के क्या अरेंजमेंट्स होंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनने का मतलब क्या है। शुड यूके ज्वाइन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया टू रिमेन इन सिंगल मार्केट। अब लीगल सिक्योरिटी, अगर जो है वो यूके सिंगल मार्केट का पार्ट रहता है तो इससे जो है उसकी एक्सपोर्ट्स को, जो यूके से एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपीय यूनियन को, उनको लीगल सिक्योरिटी मिलेगी। ये जो है वो एक जल्दी प्रोसेस हो सकता है जिससे अनसर्टेनिटी खत्म होगी। यूके पहले से जो है वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का जो है वो पार्ट है, एंड आर्ग्यूएबली
no process to join it is required, would leave UK free to sign on trade deals with other countries. हमने ये देखना है या यूके ने ये डिसीजन लेना है कि क्या यूके के लिए जब यूके विड्रॉल का एग्रीमेंट साइन कर लेता है या जब वो डिसीजन ले लेता है कि उसने यूरोपीय यूनियन को छोड़ना है, तो उसके बाद उसके पास ऑप्शंस कौन से हैं, इसके ऊपर भी नेगोशिएशंस होनी है। फिर जो विड्रॉल है या जो यूरोपियन EEA जो अरेंजमेंट है, ये कवर करता है मोस्ट यूरोपीय यूनियन लॉज जो के रिलेटेड है वर्कर्स के राइट्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और यूरोपियन जो इकोनॉमिक एरिया है उसकी मेंबरशिप का मतलब है कि गारंटी करता है ये फाइनेंशियल सर्विसेज किसी भी मेंबर स्टेट्स को। अब ये जो वर्कर्स के लॉस से मुतल्लिक हैं या फाइनेंशियल गारंटीज हैं या एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे जब यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया को यूके छोड़ता है तो उसमें किसी भी विड्रॉल एग्रीमेंट के केस में इन लोगों को इसके ऊपर डिसीजन करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। और इन्हीं नेगोशिएशंस के ऊपर हमने देखा कि डेडलॉक जो है वो इन स्टेट्स के दरमियान बरकरार है। अब जो मसाइल आ रहे हैं इनके दरमियान बुनियादी तौर पे जो ब्रेक्सिट का इशू स्टार्ट हुआ वो इन 3-4 रीजंस की वजह से स्टार्ट हुआ। यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज थे, स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, वहां से चूंकि यूके और यूरोपीय यूनियन ये सारे शेंजन जोन हैं कि जिसमें आप लेबर की फ्री मूवमेंट है, तो लेबर की उस फ्री मूवमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं ईस्टर्न यूरोप से, वो इमिग्रेंट्स कह लें आप उनको, वो मूव कर जाते थे यूके में और पर्टिकुलरली लंदन में। वहां पर ये अपनी छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर लेते थे, एम्प्लॉयमेंट जो है सीख करते थे, जिसकी वजह से जो यूके की लोकल पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट में मसाइल का सामना था। इसकी वजह से वहां के लोकल बिजनेसेस हैं वो भी इम्पैक्ट हो रहे थे। तो इसकी वजह से एक बैकलैश जनरेट हुआ। और आप वैसे भी विटनेस कर रहे होंगे कि अभी ये जो एरा चल रहा है पिछले 5-10 सालों में, आप अरब स्प्रिंग की बात करें मिडिल ईस्ट में, तो ये प्रोसेस हमने देखा कि एक नया अपहीवल स्टार्ट हो गया। और यूरोप में ये प्रोसेस जो है वो पॉपुलिज्म की फॉर्म में शुरू हुआ। जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं या जो पॉपुलिस्ट पार्टीज हैं कि जो डिवाइड के ऊपर बात करती हैं, जो पोलराइजेशन के ऊपर बात करती हैं, प्लूरलिस्टिक नहीं है, एंटी प्लूरलिस्टिक पार्टी से इनका राइज है। यूनाइटेड किंगडम में हमने यूके इंडिपेंडेंस पार्टी देखी, जर्मनी में आपने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स देखे जैसे जर्मन पेजीडा है, फ्रांस में आपने नेशनल फ्रंट देखी, मैरीन लेपेन की पार्टी देखी, इटली में ये प्रोसेस आपने देखा, विक्टर ऑर्बन है, हंगरी में ये प्रोसेस चल रहा है, पोलैंड में ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये वो लार्जर प्रोसेस था जिसकी एक मैनिफेस्टेशन जिसकी आपको यूके की ब्रेक्सिट के रेफरेंडम की फॉर्म में नजर आती है। अब इसमें इमिग्रेशन का इशू था, रेफ्यूजीज का इशू था और असाइलम सीकर्स का इशू था। बुनियादी तौर पे जो यूके की इस तरह की जो डिस्ग्रंटल्ड पॉपुलेशन थी, उनका आर्गुमेंट ये था कि ये लोग यहाँ पे आते हैं और हमसे हमारी आबादियां छीन रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज को यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन पार्लियामेंट वो डिसाइड कर रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने का मतलब है कि आपकी कॉमन फॉरेन और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। फिर यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट इंटीग्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। शेंजन जोन है जिसके तहत फ्री लेबर ऑफ मूवमेंट है, फ्री लेबर ऑफ गुड्स है। तो इमिग्रेशन, असाइलम और रेफ्यूजीज के क्राइसिस की वजह से इस तरह के मसाइल ये सारे इन्होंने कपल अप होके जो यूके में है ये सेंटिमेंट क्रिएट किया कि यूके ने 2016 में फिर ये रेफरेंडम किया यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का। उससे 10 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो यूरोपीय यूनियन की प्रोग्रेस को देख के और यूरोपीय यूनियन की इंटीग्रेशन की दुनिया मिसालें देती थी, लेकिन हमने देखा कि उससे फिर ये एक हमें डेविएंसी नजर आई। और वैसे भी जैसे कहा जाता है कि हर उरूज को ज़वाल है, इसी तरह से भी शायद अब ये यूरोपीय यूनियन के उरूज का वक्त खत्म हुआ जाता है। तो खैर इसमें फिर अभी देखा हमने मिडिल ईस्ट में जब वॉर शुरू हुई, स्पेशली सीरिया की वॉर, इराक में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, लीबिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ये सारा प्रोसेस ऑब्वियसली 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद से शुरू हुआ। तो 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद से जब प्रोसेस शुरू हुआ तो यूरोप की तरफ जो है वो मिडिल ईस्ट से माइग्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया।
ये जो इमिग्रेंट्स यूरोप की तरफ जा रहे थे, यूके ने इन इमिग्रेंट्स से बचने के लिए एक बफर क्रिएट कर दिया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जर्मनी की चांसलर मर्कल ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है मिडिल ईस्ट से आने वाले इन इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क में आने देंगे। तो यूके की पॉलिसी जो वो इसके 180 डिग्रीज के ऊपर इसके बिल्कुल अपोजिट थी। और यूके के जो लोकल लोग थे, जो ब्रिटन, उनको यूरोप के बाकी ममालिक से आए हुए लोगों की वजह से भी मसला था। और बुनियादी जो रीजंस थी वो इकोनॉमिक रीजंस थी। हम देखेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक रीजंस थी। तो अब सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि अगर कभी ऐसा ये जो नॉन यूरोपीय यूनियन का असाइलम है या माइग्रेशन का जो इशू है, या यूरोपियन कमीशन है ऑन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, इसका स्टेटस क्या होगा इफ ब्रिटेन लीव्स द यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन के जो सिटीजन्स हैं, यूरोप के जो सिटीजन हैं जो यूके में रहते हैं, उनका क्या होगा। ये ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से अभी तक जो है वो ये यूके के विड्रॉल का प्रोसेस, जिसको आप ब्रेक्सिट कहते हैं, ये ब्रेक्सिट का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। आपको इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से भी देखना है कि ये प्रोसेस सिर्फ एक इमिग्रेशन की वजह से नहीं है। बुनियादी तौर पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम एक ग्लोबल सुपर पावर रहा है। फिर 1956 के स्वेज क्राइसिस के बाद से यूनाइटेड किंगडम सीज्ड टू बी अ ग्लोबल सुपर पावर। उसके बाद से बाज पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या बाज इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की जो अभी करंट पॉपुलेशन है, या वहाँ की गवर्नमेंट है, या वहाँ के लोग हैं, वो इस पास्ट का जो ग्रैंडोर का डिल्यूजन है इसका शिकार हैं कि हम कभी ग्लोबल सुपर पावर रहे थे। तो अभी अभी भी हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर, अपनी स्टेट के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर मुकम्मल अख्तियार होना चाहिए। और डेफिनेटली यूनाइटेड किंगडम एक बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कन्वर्सली आप इसको यूं भी देखें कि यूरोपियन इंटीग्रेशन एक लार्जर प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मार्शल प्लान के बाद से स्टार्ट हुआ। फिर हिस्टोरिकल प्रोसेस में ये प्रोसेस जो है यूरोप की इंटीग्रेशन का और यूरोप की यूनियनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये 90s में कंप्लीट हुआ, 1990s में लिस्बन ट्रीटी वगैरह के बाद। तो लिस्बन ट्रीटी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद अर्ली 2000s में इन्होंने यूरोजोन भी एस्टेब्लिश कर लिया। तो इस सारे प्रोसेस के बाद जो है, जो 50s से स्टार्ट हुआ और फिर अर्ली 2000s में आके कंप्लीट हो गया, शेंजन जोन है या लेबर की फ्री मूवमेंट है, यूनाइटेड किंगडम में उससे एक जो है वो डेविएंस ली। यूनाइटेड किंगडम ने उस इंटीग्रेशन से दूर जाने का सोचा, और इसकी रीजंस जो है वो इमिग्रेशन, असाइलम सीकर्स, और जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 का है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इसका। अब चूंकि जो है जब ग्लोबल इकोनॉमी आपकी इंटीग्रेटेड होगी, तो एक मुल्क में अगर इकोनॉमी के इंटीग्रेट होने की वजह से एक मुल्क के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स आते हैं, तो उसका असर जो है वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर भी जरूर होगा। और यही काम यूके के साथ भी हुआ। फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमने देखा कि ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक हैं, साल के तौर पे ग्रीस है, पुर्तगाल है, इटली है, स्पेन है, तो ये ऐसे ममालिक हैं कि जो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए, जिसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जर्मनी ने और फ्रांस ने इन ममालिक को बेल आउट पैकेजेस दिए, जिसके बाद उनको बेल आउट पैकेजेस दे के इनकी इकोनॉमीज को रेस्क्यू किया गया। अब वो जो रेस्क्यू का प्रोसेस था, जिसमें नियरली $200 बिलियन की IMF की जो फाइनेंसेस की इंस्टॉलमेंट्स या फाइनेंसेस शामिल थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट शामिल थी, उस प्रोसेस के बाद से वो इम्पैक्ट जो था, वो इम्पैक्ट अभी भी यूरोप में फील किया जा रहा है। यूरोप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी तक, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप की इकोनॉमीज जो है वो अभी तक रिवाइव नहीं कर सकी। दूसरी तरफ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि रशिया जो है ईस्टर्न यूरोप में स्पेशली, रशिया दोबारा से रिसर्च कर रहा है। उसके बाद से नेटो की रेलेवेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। फिर नेटो में जो फंडिंग के स्ट्रीम्स हैं, डिफेंस बजट की मैं बात कर रहा हूँ, फंडिंग के स्ट्रीम्स हैं, वो किसने बियर करनी है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे सवालात ऐसे हैं, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाइल अप होके बुनियादी तौर पे यूनाइटेड किंगडम के अवाम में, और साथ एक पॉपुलिज्म की वेव भी चल रही थी, यूनाइटेड किंगडम के अवाम के दिमाग में ये डाला कि शायद अब टाइम है कि हमें यूरोप को तलाक देके अपना रास्ता नाप लेना चाहिए।
अब जब ये विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया मार्च 2017 में, जब उन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद बुनियादी तौर पे प्रोसेस ये होना था आर्टिकल 50 क्लॉज 2 के तहत कि इन्होंने एक एग्रीमेंट रीच करना था यूरोपीय यूनियन के साथ। लेकिन हमने देखा कि एग्रीमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है, यूरोप जो है वो लंदन में, यूरोप में जो लंदन है वो इस रीजन का, यूरोप का फाइनेंशियल हब है। तो फाइनेंशियल हब होने की वजह से और इकोनॉमीज के डीपली इंटीग्रेट होने की वजह से नेगोशिएशंस आसान नहीं थी। कस्टम्स यूनियन का मामला था, टैक्सेस और ड्यूटीज का मामला था, गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट का मामला था, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स थे, शेंजन जोन का मामला था, बिजनेसेस की मूवमेंट का मामला था, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का मामला था, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी का मामला था, नेटो में अरेंजमेंट्स का मामला था, स्कॉटलैंड में दूसरी तरफ रेफरेंडम हो रहा था, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो कस्टम्स यूनियन का पार्ट रहना चाह रहा है, जबकि इंग्लैंड और वेल्स जो है वो अलग होना चाह रहे थे। तो हमने देखा कि इस प्रोसेस के अंडर, इस थ्रस्ट के अंडर जो है वो नेगोशिएशंस का प्रोसेस कई दफा मैराथन सेशंस हुए नेगोशिएशंस के, लेकिन नेगोशिएशंस किसी एक नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सकी। फिर इसकी वजह से हमने यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमने ये देखा कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स को जाना पड़ा। कैमरून ने रिजाइन किया, फिर थेरेसा मे की गवर्नमेंट आई, फिर थेरेसा मे को स्टेप डाउन करना पड़ा, बोरिस जॉनसन आया, फिर री इलेक्शंस हुए। लेकिन वो तो करंट स्टेटस है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस है ओवरऑल रुका रहा, स्टाल्ड रहा, इसके ऊपर जो है वो कोई प्रोग्रेस, एक स्मूथली प्रोग्रेस नहीं हो सकी। और ये टाइम एंड अगेन इन्होंने एग्रीमेंट्स या टाइम एंड अगेन इन्होंने नेगोशिएशंस के बाद डिफरेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स या ड्राफ्ट तैयार किए, लेकिन वो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो यूके की पार्लियामेंट से मंजूर हो सके और उसके ऊपर लार्जर लेवल के ऊपर काफी ह्यू एंड क्राई रेज की गई। बुनियादी तौर पे यूरोपीय यूनियन जो है वो कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था यूके को नेगोशिएशंस में। अब अगर कंसेशंस आप नहीं देते हैं तो, और यूके एक तरफ जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ रहा है और उसके साथ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पाउंड्स या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अगर लायबिलिटीज हैं जो कि यूके ने पे करनी है यूरोपीय यूनियन को, तो फिर विदाउट नेगोशिएशंस, विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट विड्रॉल के अरेंजमेंट्स को डिफाइन किए कोई भी विड्रॉल अगर होता है तो वो यूके के लिए ज्यादा डेट्रीमेंटल था। तो ये वो एस्पेक्ट्स थे जिनकी वजह से हमने देखा कि ये प्रोसेस रुका रहा। हार्ड ब्रेक्जिट कहा जाता है एक ऐसे ब्रेक्जिट को कि जिसमें यूके यूरोपीय यूनियन को छोड़ता है विदाउट एनी डील, विदाउट एनी एग्रीमेंट। अच्छा, यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस जो हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट है जो 1972 का है, ये गेटवे है यूरोपीय यूनियन के लॉ का इनटू यूके लॉ। मींस इसके तहत ईयू का जो लॉ होगा वो यूके के लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब ये जो ड्यूअलिस्ट यूके के अंदर लॉ है इसको रिपील करना पड़ेगा। यूरोपियन जो कम्युनिटीज एक्ट है इसका सेक्शन 2 कहता है ऑल सच राइट्स, पावर्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम क्रिएटेड और अराइजिंग बाय और अंडर द ट्रीटीज आर विदाउट फर्दर इनैक्टमेंट बी गिवन लीगल इफेक्ट आर यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। मींस यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट के तहत जो यूरोप के अंदर जो लॉ होगा उसको यूके में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब जो है यूके के और यूरोपीय यूनियन के लॉ को अलग करना, जो पहले से लॉ यूरोपीय यूनियन का यूके के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है या इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है, उसको सेपरेट करना ये बहुत बड़ा मसला था। इसमें 3 तरह के एस्पेक्ट्स थे। पहली बात, जो डायरेक्टली एप्लीकेबल यूरोपीय यूनियन का लॉ था वो प्रॉब्लम था। सेकंड, स्टैट्यूट्स व्हिच इंप्लीमेंट यूरोपीय यूनियन डायरेक्टिव्स या फिर अदर ऑब्लिगेशन, जो यूके ने स्टैट्यूट्स के थ्रू यूरोपीय यूनियन की गाइडलाइंस लाइक लेबर के वर्क सेफ्टी, एनवायरनमेंट से मुतल्लिक या वर्क साइट की सेफ्टी या प्रोटेक्शन से मुतल्लिक या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से मुतल्लिक या डिफरेंट जो सर्विसेज थी उनके स्टैंडर्ड से मुतल्लिक जो रेगुलेशंस थी यूरोपीय यूनियन का पार्ट होने की, फ्रीडम, बेसिक फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक बहुत सारी यूरोपीय यूनियन की गाइडलाइंस हैं, कंडीशनलिटीज हैं, यूरोपियन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, यूरोप की जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रीडम के प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल्स,
लिबर्टी के प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स। यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे कन्वेंशन है, मल्टीट्यूड ऑफ कन्वेंशन है, तो उन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना यूके का। कोई भी कंट्री ईयू का पार्ट बनने जा रहा है तो उसको वो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। थर्डली प्रॉब्लम ये था कि न्यूमरस यूके रेगुलेशन मेड अंडर सेक्शन 2, तो यूके ने जो इस 1972 के सेक्शन 2 के अंडर बनाई, सेक्शन 2 ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट, वो यूके बना चुका था, उनको फिर रिपील करना या चेंज करना। तो आपने देखा कि इसके साथ अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत सारी फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी कहता है, हम आर्टिकल 50 की बात करते हैं, उसके बाद हम इम्प्लीकेशंस के ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एनी मेंबर स्टेट में डिसाइड टू विथड्रॉ फ्रॉम यूनियन। आर्टिकल 51 का क्लॉज 2 कहता है, अ मेंबर स्टेट विच डिसाइड्स टू विथड्रॉ शैल नोटिफाई द यूरोपियन काउंसिल of its intention of withdrawal. In the light of the guidelines provided by European Council, Union shall negotiate, Union negotiate करेगी और conclude करेगी an agreement with the state UK, यहाँ पे setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union, जिसको आप deal कहते हैं। That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218 Clause 3 of the Treaty on Functioning of European Union TFEU. It shall be concluded on behalf of Union by the Council. तो यूरोपियन काउंसिल करेगी EU की तरफ से और दूसरी तरफ से UK की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्टिंग बाय क्वालिफाइड मेजॉरिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। क्लॉज 3 कहता है, treaties shall cease to apply to the state in question from the date of entry into force of withdrawal agreement. तो treaties का जो EU की ट्रीटी है उसकी इन्फोर्समेंट भी रुक जाएगी उस डेट से कि जिस डेट से विड्रॉल इफेक्ट होगा। क्लॉज 4 कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ पैराग्राफ 2 and 3 द मेंबर ऑफ द यूरोपियन काउंसिल और द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द विड्रॉइंग मेंबर स्टेट शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ द यूरोपियन काउंसिल और काउंसिल आर इन डिसीजंस कंसर्निंग इट। तो अब क्लॉज 4 जो है बार करता है कि अब जो है यूके यूरोपियन काउंसिल की या यूरोपीय यूनियन के इंटरनल अफेयर्स में, यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसी अफेयर्स है उनकी डिस्कशन में पार्ट नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो विड्रॉल की तरफ जा रहे हैं। तो आप उनको यूरोपियन पार्लियामेंट में या यूरोपियन काउंसिल के इंटरनल पॉलिसी के अफेयर्स में आके नहीं बैठने देंगे। अ क्वालिफाइड मेजॉरिटी शैल बी डिफाइंड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 238(3) और क्लॉज 5 कहता है, इफ अ स्टेट व्हिच हैज विथड्रॉन फ्रॉम द यूनियन आस्क्स टू रीजॉइन इट्स रिक्वेस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर रेफर्ड टू इन आर्टिकल 49। तो अब यूरोपीय यूनियन के अंदर अगर आपने जाना है तो रीजॉइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूरोपियन यूनियन के तमाम मेंबर्स की जो है वो कंसेंट चाहिए। अब जो हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट होने का